नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और अग्निपथ में आज हम बात करेंगे कि अब कमल नहीं नाथ के साथ हाथ में पिता की तस्वीर लिया अपने समर्थकों के साथ दीपक जोशी मध्य प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पहुंचे, जहां प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने दीपक जोशी को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई। कांग्रेस में शामिल होने से पहले और कांग्रेस की सदस्यता लेने के बाद दीपक जोशी ने भाजपा पर उपेक्षा के तो आरोप लगाए ही, साथ ही दीपक जोशी के निशाने पर प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी रहे। दीपक जोशी ने कहा कि भाजपा में उनके लिए कुछ बचा नहीं था। आपको बता दें कि दीपक जोशी पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के संस्थापक सदस्य रहे कैलाश जोशी के बेटे हैं। उनके साथ दतिया जिले से विधायक रहे राधीलाल बघेल भी पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और नेता प्रतिपक्ष की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल हो गए। दीपक जोशी ने कहा कि शिवराज जी भले छोटा भाई मानते हों, लेकिन वे मेरे बड़े भाई कभी नहीं है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश भ्रष्टाचार का गढ़ बन चुका है। कांग्रेस में न मुझे पद चाहिए, न मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं, लेकिन पार्टी को अगर लगता है कि चुनाव लड़ाना है तो मैं बुधनी से चुनाव लड़ने को तैयार हूं। दीपक जोशी का बड़ा दावा है कि शिवराज जीरो हैं और उनके पास उन्हें हराने का प्लान है। दीपक जोशी ने अपने पिता का स्मारक बनाने का सियासी दर्द भी बयां किया। साथ ही उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह चौहान के कारण पत्नी को एम्बुलेंस नहीं मिली और इस वजह से उनकी मौत हुई है। दीपक जोशी ने कहा कि देवास कलेक्टर को शिवराज ने निर्देश दिए थे कि दीपक का फोन आए तो कोई भी बात नहीं करना। दरअसल 2 साल पहले दीपक की पत्नी विजया जोशी का कोरोना से निधन हो गया था। दीपक जोशी ने अपना दर्द बयां करते हुए कहा कि उनको भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए काफी अपमान का सामना करना पड़ा है। तो वहीं दीपक जोशी के कांग्रेस में शामिल होने पर कांग्रेस भाजपा के अपने अपने तर्क हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो कांग्रेस में शामिल होते ही दीपक जोशी ने अपना दम दिखा दिया है। लेकिन सवाल यही है कि जो आरोप दीपक जोशी सीएम शिवराज पर लगा रहे हैं उसमें कितना दम है और क्या कांग्रेस उनको शिवराज के खिलाफ मैदान में उतारेगी। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया है, सुनाते हैं। मैं शिवराज सिंह चौहान के पेश के भाव को जानता हूं। कौन सी गेंद पे इसकी गिलियां बिखरेगी वो मैं अच्छी तरीके से जानता हूं। मुझे कमलनाथ जी मौका दे, मैं बुधनी के मैदान में कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में अगर मुझे इशारा भी कर दे तो मैं 2-4 दिन में वहां से तैयारी शुरू कर दूंगा। उन्होंने आज ये कांग्रेस का साथ नहीं दे रहे, ये सच्चाई का साथ दे रहे, ये सच्चाई का साथ दे रहे। और ऐसे सच्चाई का साथ देने वाले हमारे प्रदेश में और भी लोग जुड़े, मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं। आज दीपक जोशी जी अपने पूज्य पिताजी कैलाश जोशी जी की विरासत और साथ में तस्वीर लेकर कांग्रेस कार्यालय पहुंचे थे और जिस प्रकार का अपमान हुआ है इसकी कल्पना कभी भी की नहीं जा सकती थी। कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ जी हों या कांग्रेस का कोई वरिष्ठ नेता कार्यकर्ता, किसी ने भी कैलाश जोशी जी की तस्वीर पर ना पुष्पांजलि की, ना माल्यार्पण किया, ना उन्हें नमन किया। और ये सब तो बहुत दूर की बात है, तस्वीर को हाथ तक नहीं लगाया। ये बहुत स्पष्ट करता है कि किस प्रकार से खुद ही अपनी विरासत को मिट्टी में मिलाने का काम दीपक जोशी जी ने किया है, खुद ही अपने हाथों अपमान करवाया है। और आने वाले समय में जो उनकी दिशा बनी है और जिस प्रकार की कांग्रेस पार्टी उनकी दशा करेगी, ये भी स्पष्ट हो गया है। तो कमल नहीं अब नाथ के साथ है। देखिए, एक बड़े बदलाव की तरह भी देखा जा सकता है, क्योंकि जिस कॉन्फिडेंस के साथ दीपक जोशी कांग्रेस में शामिल हुए हैं और ये दावा उनका कि शिवराज जीरो हैं और वो हीरो हैं और यदि मौका मिला तो बुधनी से चुनाव लड़ेंगे, मतलब ये दावा और ये कॉन्फिडेंस उनका बता रहा है कि पूरे दमखम के साथ वो आए हैं। लेकिन जिस तरह के आरोप लगा रहे हैं उसका क्या, क्योंकि ये लंबे समय से जुड़े रहे, कैलाश जोशी इनके पिता रहे, वो लंबे समय से जुड़े रहे, तो निश्चित तौर पर एक लंबा समय भारतीय जनता पार्टी के साथ बिताने के बाद यदि आज इस तरह के आरोप लग रहे हैं तो फिर क्या है। हमेशा विचारधारा की बात करने वाली, सबको साथ लेके चलने वाली भारतीय जनता पार्टी जो हमेशा कहती है कि हम सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, आज अपने ही उनका साथ छोड़ गए हैं। इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए गीत धीर हमारे साथ जुड़े हैं। गीत जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए सिद्धार्थ राजावत हमारे साथ जुड़े हैं। सिद्धार्थ जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले गीत जी, मेरी आवाज आ रही है जी? गीत जी, क्या हुआ? दीपक जोशी चले गए, बहुत लंबे समय से जुड़े थे और उनके जो पिता कैलाश जोशी रहे वो भी बहुत लंबे समय से जुड़े थे। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है, और ये भी खबरें थी कि भारतीय जनता पार्टी ने मनाने की कोशिश की थी, रोकने की कोशिश की थी, लेकिन नहीं रुके। देखिए राखी जी, दीपक जोशी जी
कांग्रेस में चले गए हैं, बात बिल्कुल सत्य है। और कहीं ना कहीं जो है अपने पिताजी की जब वो फोटो लेकर गए, वहां पर जिस भावना को लेकर गए हैं उसका भी वो सम्मान नहीं रख पाए, तो वो दीपक जोशी जी को स्वयं सोचना पड़ेगा। निश्चित रूप से कैलाश जोशी जी हमारे लिए परम सम्मानी थे और रहेंगे, लेकिन दीपक जी को अब ये स्वयं निश्चय करना है कि वहां पर ऐसा क्यों, उनको क्या जो है अपेक्षाएं हैं या उनके मन में क्या ऐसा विचार था। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए उनके पिताजी का जो वक्तव्य था, कई बार हमने देखा है वो खुद जानते थे, उस वक्तव्य को खुद जानते थे, उस व्यवहार को खुद जानते थे, उस वास्तविकता को जिससे उनके पिताजी उन्हें स्वयं अवगत करवाते थे। और हम न्यूज टेलीविजन में अगर पुराना डेटा उठा के देखें या पुराने इंटरव्यूज देखें कैलाश जोशी जी के भी, तो वो साफ जाहिर कर रहे हैं कई बार, एक बार नहीं कई बार, मैं वापस से बोल रहा हूँ, जिसमें टिकट की बात वो कर रहे हैं कि टिकट की बात जो है वो व्यक्ति के कई समीकरणों को देख के दी जाती है, कई बार नहीं दी जाती किसी व्यक्ति को, तो उसको उपेक्षित नहीं महसूस करना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि इसमें योग्यता पे सवाल उठ रहा है, लेकिन अगर केवल टिकट और चुनाव लड़ने की मंशा से वो वहां गए हैं तो उनको सोचना है, क्योंकि हम तो अपनी विचारधारा के साथ में थे और हैं और रहेंगे। उनके पिताजी भी जो थे वो भारतीय जनता पार्टी के एक संस्थापक सदस्य थे, उन्होंने नींव रखने में बहुत योगदान दिया, जिसका हम सम्मान करते हैं। लेकिन दीपक जोशी ने कहा है कि मेरा अपमान हुआ, विचारधाराएं बहुत अलग हैं, और सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार बहुत हो गया, उनकी पत्नी के लिए एम्बुलेंस नहीं दी गई कोविड काल में, बहुत सारी बातें उन्होंने, मतलब एक कहते हैं ना कि एक पीड़ा थी शायद अंदर, एक दर्द था, या तो उनको बायकॉट कर रहे थे या तो उनको वो सम्मान नहीं मिला, कुछ ना कुछ तो होता है। गीत जी आप समझ सकते हैं क्योंकि एक सीनियर लीडर हैं, ऐसा कोई शख्स नहीं कि आम कार्यकर्ता, एक सीनियर लीडर हैं, कुछ तो तकलीफ रही होगी तभी ये पीड़ा निकल रही है और इसीलिए शायद जाना भी पड़ा। राखी जी आपकी बात से मैं सहमत हूँ। देखिए, उस पत्नी के विषय में जो है मैं कहना उचित नहीं समझूंगा क्योंकि उनका व्यक्तिगत विषय है, लेकिन हाँ ये बात सार्वजनिक रूप से जरूर स्वीकारता हूँ मैं कि कोरोना के समय पे एम्बुलेंस की पूरे मध्य प्रदेश में नहीं पूरे देश में कई जगहों पे समय को लेकर लेट आ रही थी, तो ऐसा क्यों किया जाएगा कि किसी के लिए एम्बुलेंस नहीं भेजी जाए। ये तो आप भी समझते हैं और वो भी समझते हैं। निश्चित रूप से वो दूसरी पार्टी में गए, विपक्षी दल में गए, तो कहने के लिए शायद कुछ रहा हो, इस कारण से कह रहा हूँ मैं, बट व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ और इस बारे में मैं करूंगा भी नहीं। मेरे लिए देखिए उनके पिताजी का जो आदर और उनका जो ओहदा है वो बहुत ऊंचा है। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं दीपक जोशी जी के प्रति जो है मन में जो है एक विचार जरूर आता है कि इन्होंने ऐसा क्यों किया। उससे देखिए पार्टी को इस प्रकार की चीजों से कोई अंतर नहीं पड़ता है, लेकिन निश्चित रूप से जो विचारधारा को लेकर वो चले थे उनका समर्पण जो है वो जग जाहिर करता है। दूसरी बात, उनके पिता का जो सम्मान भारतीय जनता पार्टी में होता था और होता भी रहेगा, उसको लेकर जब वहां पर गए तो देखिए पुष्पांजलि करना तो उनकी फोटो के ऊपर बहुत दूर किसी ने छुई तक के नहीं, उनके पिताजी के ऊपर इस प्रकार का कोई वाक्य किसी ने नहीं बोला। कमलनाथ जी वहां पर उपस्थित थे, पूर्व मुख्यमंत्री वो भी रहे, उनको भी ये चीजों का ध्यान रखना चाहिए था। तो ऐसी पार्टी में जब दीपक जोशी जी गए तो स्वयं वो आगे आने वाले परिणामों के जिम्मेदार हैं और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को इन सब चीजों से कोई अंतर नहीं पड़ता। बहुत छोटी सी बात है, लेकिन हाँ मन में कहीं ना कहीं हमारे परिवार का एक व्यक्ति गया है, हमने उनको, आप स्वयं बोल रहे हैं कि मनाने की भी कोशिश करी। देखिए पार्टी ने नहीं बल्कि कई उनके जो पुराने लोग हैं उन्होंने उनको लिखा, क्योंकि ट्विटर पे चीजें सार्वजनिक हुई है। लेकिन गीत जी वहां पर लिखा, गीत जी सीएम शिवराज को भी नहीं छोड़ा, उन्होंने बहुत गंभीर कह लीजिए कि आरोप जैसा ही लगा दिया और बहुत कॉन्फिडेंस है, उनको लग रहा है कि यदि कांग्रेस बुधनी से मौका देती है तो फिर ये समझ ले कि शिवराज जी जीरो हैं और वो हीरो हैं और उनको हराने का पूरा प्लान उनके पास है। ये मुश्किलें नहीं बढ़ाता भारतीय जनता पार्टी की, और ये बड़ा दावा है, ये उनका बड़ा दावा है कि वो सीधे सीधे चैलेंज कर रहे हैं बुधनी विधानसभा सीट से सीएम शिवराज को। देखिए निश्चित रूप से उनको मैंने बोला ना कि जब पार्टी छोड़ के गए कोई ना कुछ मुद्दे तो चाहिए राजनीति में गरमाइश पैदा करने के लिए, क्योंकि किस विषय के साथ में जाते हैं। अच्छा, उनके जो लोग उनके साथ जुड़े हुए थे, विचारधारा के साथ जो जुड़े हुए थे, जब वो सवाल पूछेंगे तो उनको भी इसी प्रकार का जब वो उत्तर देंगे तो उनको स्वयं जो है आईना दिख जाएगा। लेकिन मैं आपको निश्चित रूप से बताता हूँ, भारतीय जनता पार्टी जो है अपने कार्यशैली पर चलती है और माननीय शिवराज सिंह जी की जब बात आती है तो संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने मध्य प्रदेश की तस्वीर बदल दी है। और जहाँ तक के सकारात्मक पहलू को अगर देखा जाए तो शिवराज सिंह जी से बेहतर कोई आदमी नहीं हो सकता। इस बात को भली भांति दीपक जी भी जानते हैं, कांग्रेस भी जानती है। लेकिन अगर वो अपनी विचारधारा को छोड़ के गए तो ऐसे आदमी के व्यक्तित्व का मैं कोई भरोसा नहीं करता। केवल इतना ही कहना। ठीक है, चलिए, ये तो खैर आने वाले समय में देखेंगे। सिद्धार्थ जी, मेरी आवाज पहुंच रही है?
बिल्कुल पहुंच रही है। सिद्धार्थ जी, कांग्रेस में तो आज बड़ी खुशी का माहौल होगा, और इसलिए भी होगा क्योंकि निश्चित तौर पर एक सीनियर लीडर यदि बीजेपी का, ये राजनीति है, इलेक्शन है, मैं इस नजरिए से कह रही हूं, यदि कोई आता है तो वो अपने साथ अपनी बहुत सारी प्लानिंग्स को लेकर आता है, और आते से ही उन्होंने अपना दम दिखाया। वो तो सीधे बुधनी विधानसभा सीट से सीएम शिवराज को ही चैलेंज कर रहे हैं। क्या कांग्रेस मौका दे पाएगी? देखिए राखी जी, 2-3 पहलू हैं जिनको मैं पहले क्लियर करना चाहता हूँ। बोलिए। जैसा कि अभी मैं नेहा बग्गा जी को सुन रहा था, उसके बाद धीर जी को भी सुना, मेरे छोटे भ्राता हैं। आप देखिए भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में कितना फर्क है, ये सामने स्पष्ट हो जाता है। एक तरफ सैकड़ों कांग्रेस के कार्यकर्ता पलकें बिछाए दीपक जोशी जी के नेतृत्व में उनको स्वागत करने के लिए कांग्रेस कार्यालय के बाहर खड़े थे, और मेरे हिसाब से सैकड़ों पत्रकार लाइव बैन, ओबी बैन बाहर खड़ी हुई थी, और बाकायदा उन स्वर्गीय कैलाश जोशी जी की तस्वीर को समस्त कांग्रेसी अपने हाथ में दीपक जोशी जी के साथ लेके आते हैं, और उसको एक जगह पे उनको स्थान दिया जाता है, और माननीय कमलनाथ जी उसको पुष्पांजलि करते हैं मंच के ऊपर, और दीपक जोशी जी करते हैं, उनपे माला चढ़ाई जाती है, माला पहनाई जाती है। और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के पास नाचना ना आए तो आंगन टेढ़ा, कहीं ना कहीं किसी ना किसी बात पे तूल देना कि कांग्रेसियों ने कैलाश जोशी जी का सम्मान नहीं किया। मैं बताना चाहता हूं आपके माध्यम से कि समस्त कांग्रेसियों ने, और उसके तो साक्ष्य हमारे पास, फोटो भी इनकी, झूठ अभी सामने आ जाएगी नेहा बग्गा जी की और हमारे साथी मित्र धीर जी की, बाकायदा सम्मान से उनको स्थान दिया कांग्रेस कार्यालय में, जिधर हम जितने महापुरुष हैं उनको सम्मान देते हैं, उसी टेबल के ऊपर उनकी तस्वीर को रखा गया और उनपे पुष्पांजलि, माला चढ़ाई गई, फूल चढ़ाए गए। अब दूसरी बात आप देखिए, आज इतने वरिष्ठ नेता पीड़ा जग जाहिर किस प्रकार से हुई। उन्होंने जो अपनी पीड़ा जाहिर की है कि मेरी पत्नी जिस समय जिंदगी और मौत से लड़ रही थी, मैंने आग्रह किया तो सीधे सीधे मना हो गया, और देवास कलेक्टर को आदेशित किया कि दीपक जोशी जी का कोई भी काम नहीं किया जाए बिना मेरी मर्जी के। आप देखिए आज उन्होंने अपनी भावनाएं प्रकट की कि जिस समय कैलाश जोशी जी पूर्व मुख्यमंत्री थे, जिस समय उनकी मृत्यु हुई, दूसरे तीसरे दिन उनके दर्शन के लिए उनकी पार्थिव शरीर रखा गया था, तो माननीय कमलनाथ जी, गोविंद सिंह जी, सज्जन सिंह वर्मा जी जब जाते हैं तो माननीय कमलनाथ जी पूछते हैं कि इनका पार्थिव शरीर कहाँ पे लेके जाएंगे, किधर करेंगे इनका क्रिमिनेशन, तो उन्होंने कहा शमशान में लेके जाएंगे। तो बोले शमशान में क्यों भाई? बोले इतने हमारे प्रदेश के इतने बड़े लीडर थे, ये भावनाएं होती हैं, चाहे पार्टी किसी की भी हो, महान आदमी महान होता है। तो माननीय कमलनाथ जी ने आज ये बात दीपक जोशी जी ने स्वयं बोली कि तुरंत भोपाल आकर उन्होंने कलेक्टर को फोन किया, और 3 मिनट के अंदर उनके व्हाट्सएप पे वो जगह, उन्होंने कहा आप जगह चिन्हित करके दीजिए, कौन सी जगह आपको चाहिए, तो ये लोग कलेक्टर ने चिन्हित करके भेजी। दूसरे दिन उनका अंतिम संस्कार उसी जगह पे हुआ। ये माननीय कमलनाथ जी का बड़ा दिल है, और सारी पार्टियों के प्रति जो सामान्य उनकी भावना है वो दर्शाती है कहीं ना कहीं। और ये भारतीय जनता पार्टी की ओछी छोटी मानसिकता जग जाहिर होती चली जा रही है। देखिए उनकी पीड़ा कितनी दिखे, भ्रष्टाचार 40% का कमीशन, बोलते मध्य प्रदेश में तो 80% का चल रहा है, कर्नाटक में 40% का है। उन्होंने बताया कि उनके एरिया में से कैसे 80, 90 डंपरों की लाइन निकलती है। उन्होंने बाकायदा साक्ष्य वीडियो पेश किए उस सब चीजों के, और उन्हें बोला कि जिस समय पे आज भी मेरे पास उसी समय का कैलाश जोशी जी के बनाया हुआ 20 बीघा जमीन है, जो 2 भाइयों में 10-10 बीघा बटी है, और मेरे पास एक हाउसिंग बोर्ड का HIG है जो 3 कमरे का है। और वो मेरे सामने देखते देखते हमारे प्रदेश के जिनको संवेदनशील बोल रहे हैं, मैं तो संवेदनहीन मुख्यमंत्री बोलूंगा, उनका 9.5 करोड़ की संपत्ति कहां से आ गई, जो किसान का बेटा बताते हैं अपने आप को। तो उन्होंने कई भ्रष्टाचार बोल रहा, अभी तो बहुत भ्रष्टाचार की उनके पास फाइलें हैं, जो आने वाले समय में मतलब परत बाई परत खुलती चली जाएंगी। और देखिए सिद्धार्थ जी, जो चैलेंज वो दे रहे हैं सीएम शिवराज को, क्या उस पर कांग्रेस उन्हें वहां से टिकट दे पाएगी? वो जिस तरह से दीपक जोशी ने कहा कि मेरे पास तो पूरा प्लान है उन्हें हराने का, और मौका मिल जाए तो मैं अभी से तैयारी भी शुरू कर दूं, क्या ये सफल हो पाएगा? राखी जी, जो सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने उनको नहीं दिया, वो सम्मान कांग्रेस पार्टी उनको देगी। उनको जिधर भी उनका माननीय हमारे कमलनाथ जी निर्धारित करेंगे, उनकी इच्छा के अनुसार उनको वहां से बुधनी की इच्छा है तो बुधनी में सीएम के सामने
उनको लड़ाया जाएगा। माननीय कमलनाथ जी उस पर विचार करेंगे, पूरा सर्वे करेंगे, बैठेंगे, बात करेंगे और उनको लड़ाया जाएगा। क्योंकि आप देखिए वो किस प्रकार से जोश से आज आप कांग्रेस कार्यालय देखते हैं, आप कितने कार्यकर्ताओं के साथ वो आके सम्मिलित हुए हैं। अभी क्या है, अभी तो पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त भाजपा के लोगों। अभी तो आप देखिए, अभी तो चंबल में बाढ़ आने वाली है, बिंद में बाढ़ आने वाली है, नारायण त्रिपाठी चले गए हैं, बिल्कुल 33 सीटों पे एक बात सीटों पे अपनी पार्टी से लड़वा रहे हैं वो। एक बात और बहुत महत्वपूर्ण है, दतिया जिले से विधायक रहे राधेलाल बघेल भी आज कांग्रेस में शामिल हुए हैं इनके साथ। लेकिन एक बात मुझे और बहुत महत्वपूर्ण लगती है, सिद्धार्थ जी आपसे ही पूछूंगी। दीपक जोशी ने एक बात बहुत महत्वपूर्ण बोली है कि वो सिर्फ इस इरादे से नहीं आ रहे हैं कि उनको चुनाव लड़ना है या उनको टिकट मिल जाए या वो किसी भी कांग्रेस के कार्यकर्ता का हक नहीं मारेंगे। उन्होंने ये चीज बहुत अच्छे से कही, उन्होंने स्पष्ट करी। हाँ बिल्कुल, ये मैं इसीलिए कह रही हूँ कि ये उन्होंने बहुत अच्छा कहा। लेकिन यदि दूसरी तरफ उनको बुधनी विधानसभा से मौका मिला, एक इच्छा भी जताई उन्होंने, तो वो निश्चित तौर पर इस पर वो काम करेंगे। लेकिन मुझे बताइए, यदि उस सीट से कांग्रेस के किसी दिग्गज की बात आई तो क्या ये क्लैश नहीं होगा? क्या मनमुटाव वाली चीज नहीं आएगी? क्या वहां पे कांग्रेस एक साफ तरीके से, या कहते हैं ना कि बिल्कुल क्लियर होके ये निर्णय ले पाएगी कि टिकट किसे दिया जाए? नहीं तो कल को ऐसा नहीं हो कि दीपक जोशी, क्योंकि ये भी अपने आप एक सीनियर लीडर है। राखी जी, दीपक जोशी जी ने एक बात और बोली है कि मैं पार्टी के लिए गांधी विचारधारा और नेहरू विचारधारा के रूप अपनाते हुए मैं इसकी सेवा करने आया हूं और मेरे को जो भी दायित्व, जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी उसको मैं भली भांति उसको निर्वाह करूंगा। अगर मेरे को पार्टी क्षेत्र में काम करने के लिए बोलेगी तो मैं काम करूंगा, और बोले कल परसों से ही मैं काम प्रारंभ कर दूंगा। अब आप देखिए, टिकट की बात तो बहुत बाद में है, अभी तो 6 माह है। और आपको एक बात और बता दूं, ये वही दीपक जोशी जी हैं जो भाजपा में एक दीपक के रूप में उज्जवल हो रहे थे, जिनकी रोशनी से भाजपा, कैलाश जोशी जी की रोशनी से जो भाजपा आज चमकी है, वो आज कांग्रेस में आए हैं। तो कहीं ना कहीं आज कांग्रेस में एक उजाला हुआ है और कहीं ना कहीं भाजपा में आज दीपक बुझा है। चलिए देखिए, ये तो नहीं कहेंगे किस सीट पे क्या होगा, लेकिन उनका भी अपना एक वर्चस्व रहा है। गीतधीर जी, मुझे लगता है उनको टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन एक बात तो तय है कि बहुत लंबा समय बिताने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने एक अंदर से पूरी चीजें उनके पास हैं। कैसा संगठन, कैसी कार्य समिति, कैसी मंत्रणा, कैसा मंथन, क्या प्लानिंग्स होती हैं, क्या रणनीति होती है इलेक्शन के लिए, क्या होगा। तो वहां से यदि एक पूरा, कहते हैं ना कि पूरा जोड़ लेकर यदि वो निकल के कांग्रेस में चले गए हैं, तो फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए थोड़ी सी चुनौती भी है, मुश्किल भी है और चिंता भी है कि यदि वहां से यदि टिकट वाकई हो गया या वो अपनी सारी चीजों को एक रणनीति के तहत वहां गए हैं, तो फिर मुझे लगता है थोड़ा सा एक विचार मंथन है। क्योंकि ये कांग्रेस लगातार कह भी रही है कि बीजेपी बड़ी परेशान है और इसीलिए मान मुनव्वल कर रही थी कि ना जाएं वो। देखिए, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी दिन तैसी। तो कांग्रेस को अगर खुशी मिल रही है, मेरे बड़े भाई भी खुश हो रहे हैं, अच्छी बात है उनके लिए। लेकिन हम तो जो है राष्ट्रवादी विचारों पर चलते हैं, हम अनैतिक कोई गतिविधि में संलिप्त तो है नहीं, तो कोई डर की बात नहीं है। जो करना चाहें, जो दिखाना चाहें, जनता जो है वही जनार्दन है, जनता हर चीज जानती है, जनता के सामने हर चीज लाएंगे, अच्छी बात है। अगर हमारी कोई गलती है तो बिल्कुल अवगत करवाइए, हम तो चाहते हैं। ये देखिए, जो प्रक्रिया है वो आया राम गया राम की चलती रहती है। लेकिन विषय ये था, दीपक जोशी जी से ये उम्मीद नहीं थी, ये बात मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, क्योंकि उनके पिताजी जो हैं उनका हम आदर करते हैं और आदर करते भी रहेंगे, क्योंकि बीजेपी के, भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य रहे। निश्चित रूप से उनका जाना जो था उस दृष्टिकोण से जो था वो बुरा लगा था, लेकिन कोई क्षतिपूर्ण नहीं है। क्योंकि मैंने आपको बताया ना, जैसे आया राम गया राम, फिर उनको उसी दृष्टिकोण से देखा जाएगा। जहां तक कि हानि और लाभ की बात है, ये अगर वो चाहते हैं बुधनी से क्या किसी भी सीट से लड़े, माननीय मुख्यमंत्री जी को क्या चुनौती दे रहे हैं वो अपने क्षेत्र में कितनी जनता को साथ लेकर चल रहे थे, क्या सामर्थ्य है उनके पास ये करने का। तो अच्छी बात है, दिखाएं जनता को ये सामर्थ्य, क्योंकि जनता ही जनार्दन है और जो जनता का निर्णय है। देखिए सिद्धार्थ जी एक मिनट, देखिए शब्द देखिए अब आप। सिद्धार्थ जी एक मिनट, एक बात मेरे जहन में है गीत जी, क्योंकि आपने जैसा कहा, सिद्धार्थ जी एक मिनट मेरी बात हो जाए। गीत जी, जैसा कि आपने कहा आया राम गया राम की बातें हो रही हैं, होता रहेगा, इलेक्शन है, ये चीजें हम देखते रहेंगे। लेकिन एक बहुत बड़ी बात दीपक जोशी ने कही है, क्योंकि आप उनके जिस तरह से पिता को आज भी सम्मान देने की बात करते हैं, मैंने भी कहा कि ये कोई आम एक कार्यकर्ता जैसे नहीं मैं बोलूंगी, एक सीनियर लीडर दीपक जोशी हैं निश्चित तौर पर। लेकिन आपको पता है,
सीएम शिवराज ने उनको कहा कि मैंने छोटे भाई जैसा मानता हूं, दीपक मेरा छोटे भाई जैसा है। लेकिन दीपक जोशी ने ये कहकर एक बहुत बड़ा वो किया है, उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि मैं उन्हें बड़ा भाई नहीं मानता। अब आप सोचिए कि उनको कितनी पीड़ा दी गई होगी कि वो साफ ये चीज कह रहे हैं। आप समझ सकते हैं इसके मायने। मैं व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करूंगी कुछ भी, क्योंकि एक राजनीतिक विषय हो गया, आना जाना चलता रहेगा, लेकिन उनकी बातों को समझिए। आज यदि इतना लंबा समय देने के बाद प्रदेश का मुखिया यदि उनको कहता है कि मेरे छोटे भाई जैसे हैं, और वो पलटवार करके सीधे सीधे कह दें कि मैं इन्हें अपना भाई नहीं मानता, तो सोचिए कितनी बड़ी पीड़ा उनको दी गई होगी। देखिए, उनकी मैंने बोला ना कि जैसी प्रभु मुहूर्त देखना चाहे उसको वैसी प्रभु मुहूर्त दिखेगी। तो निश्चित रूप से जो उनकी विचारधारा है, उनकी जो अपनापन है, जो उनको लगता है कि उनको संस्कार मिले हैं, वो उसका पालन करें। लेकिन ये कैलाश जोशी जी के संस्कार तो नहीं है निश्चित रूप से, क्योंकि उन्होंने तो हमारी पार्टी को सींचा है। उनके विचार जो थे वो तो राष्ट्रवादी हैं, लोगों को जोड़ने का है, तोड़ने का कार्य नहीं है। दीपक जी ने अगर अपने विवेक से काम किया है या किसी के कहने पे किया है, ये स्वयं उसके जिम्मेदार हैं, स्वयं उनका विवेक जानता है, स्वयं उनका जमीर जानता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपने जमीर को ही धोखा देना चाहे तो इसमें तो फिर भगवान ही उसका भला करे, हमारी तो फिर भी उनको शुभकामनाएं। लेकिन निश्चित रूप से वो अगर चुनौती देखना चाहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए किसी भी रूप से चुनौती पूर्ण ये निर्णय नहीं है। जहां तक कि शिवराज जी की भावना है वो उन्होंने जग जाहिर करी थी, और जो दीपक जी की भावना और जो आचरण है वो भी उन्होंने जग जाहिर किया था। तो इसका निर्णय तो जनता को करना है। मैं और सिद्धार्थ जी बड़े भाई जैसे हैं, और आप पत्रकार हैं, आप लोग सिर्फ आकलन हम लोग कर सकते हैं बैठ के आपस में, लेकिन इसका जिम्मेदार और जो भुक्तभोगी रहेंगे वो दीपक जोशी जी रहेंगे हर हाल में। अगर वो सुखी रहते हैं तो भी, और अगर वो दुखी रहते हैं तो भी। लेकिन हम तो यही चाहते थे कि एक परिवार का हिस्सा है, उनका आत्मसम्मान बना रहे। बाकी हर आदमी की जो इच्छा है और जो इज्जत है स्वयं के हाथ में होती है। उनको उनके जीवन के लिए मैं शुभकामनाएं दे सकता हूँ, इसके ऊपर कुछ इसमें अधिक कहना उचित नहीं रहेगा मुझे लगता है। ठीक है, सिद्धार्थ जी अपनी बात रखिएगा, कुछ कह रहे थे जी। हेलो, हाँ सिद्धार्थ जी कुछ कह रहे थे आप, मैंने आपको बीच में रोका था, बोलिए अब। नहीं, अब अभी क्या बोल रहे हैं मेरे को थोड़ा समझ में नहीं आया था। धीर जी स्पष्ट नहीं। गीत जी ने कुछ भी नहीं, उन्होंने मेरे प्रश्न का जवाब दिया, बट उन्होंने एक बात जरूर बोली है दीपक जोशी के लिए, वो अच्छा करेंगे उनके लिए है, वो बुरा करते हैं वो उनके लिए है। उन्होंने सिर्फ शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा शायद बहुत ज्यादा उनके जाने और आने पर कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि जो पीड़ा दीपक जोशी ने बताई है उस पर वो बहुत ज्यादा कमेंट करने के उसमें नहीं है। हाँ, भाजपा तो वैसे भी आज कुछ कमेंट नहीं कर पाएगी। क्यों नहीं कर पाएगी? क्योंकि आज वो बैकफुट पे है। उनको साफ साफ दिख रहा है कि आज जो तौहीन दीपक जोशी जी की और स्वर्गीय कैलाश जोशी जी की जो बेइज्जती की गई थी, अभी बड़ा प्यारे तरीके से मेरे भाई बोल रहे थे कि खून पसीने से जो सींची थी पार्टी कैलाश जोशी जी ने, ये वही कैलाश जोशी जी थे। मैं तो ठाकरे जी की भी बात करना चाहता हूँ, कुशुभाऊ ठाकरे जी, जिन्होंने एक राशि निर्धारित की थी समस्त कार्यकर्ताओं को, आजीविका राशि, वो राशि एकत्रित करके और एक भवन बनाया गया था भारतीय जनता पार्टी द्वारा। वो भी खून पसीने की मेहनत से बनाया गया था, जिसपे आप देखिए रावण रूपी घमंड ने अपनी सोने की लंका बनाने के चक्कर में उस इतने बड़े भवन को कुशुभाऊ ठाकरे जी, जिन्होंने जीवन अपना पूरा दे दिया, अपने भाई को नौकरी से छोड़वा दिया, इंजीनियर था, और उन्होंने अपने भाई को वहां लगा के वो सिंचाई करके उस बिल्डिंग को खड़ा किया था। 2-2 रुपए, 5-5, 10-10, 20-20, 50-50 जो कार्यकर्ताओं की खून पसीने की कमाई थी, भारतीय जनता पार्टी के, आरएसएस के, जो जाते थे और गांव-गांव जाके इकट्ठा एकत्रित करके लाते थे, उसको कैसे जमींदोज किया है। ये आज वही उसी का परिणाम है कि आज जो आपको जो बुलंदियों पे जिस बिल्डिंग ने पहुंचाया था, जिस बिल्डिंग को आपने गिरा दिया है, वो कहीं ना कहीं अब आपका जो ग्राफ है उसको धरातल की तरफ लेके जा रही है। जिस प्रकार से रावण ने लंका बना ली थी दूसरे कुबेर की पे कब्जा करके, उसी प्रकार से आज ये नया रूप आपको मैं बताने जा रहा हूँ। ये भारतीय जनता पार्टी का अब पूरा समय आ चुका है, और माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में आखिरी कील हम ठोकेंगे और भाजपा को चुनौती देंगे और 23 का चुनाव जीतकर जनता को राहत देंगे। चलिए, ये तो खैर जनता जनार्दन तय करेगी, लेकिन निश्चित तौर पर एक बात बहुत स्पष्ट हो गई कि यदि कोई जा रहा है सीनियर लीडर, एक होता है राजनीतिक फायदा, एक होता है कि शायद बहुत प्रताड़ित है, एक होता है कि शायद उसको वो चीज नहीं मिली जो वो इतने लंबे समय तक काम करके चाह रहा था। तो ये दोनों तरफ से देखने को मिला है, चाहे कांग्रेस के कैंडिडेट बीजेपी में आए हो कभी, या बीजेपी के कैंडिडेट कांग्रेस में गए हो, तो ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट हो गई। खैर, समय की सीमा है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए।
तो देखिए, निश्चित तौर पर एक बात बहुत साफ है, इलेक्शन में जनता तय करेगी क्या होना है क्या नहीं होना, लेकिन ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए एक चिंता का विषय बना है, क्योंकि दीपक जोशी एक सीनियर लीडर हैं जो कांग्रेस में चले गए हैं और जाते से उन्होंने अपना दम दिखाते हुए एक चैलेंज ठोका सीएम शिवराज पर कि यदि बुदनी से टिकट मिला तो मैं कहीं ना कहीं जीत कर दिखाऊंगा, क्योंकि सीएम को शिवराज को हराने का उनके पास प्लान है। क्या होगा आने वाले समय में देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।